नमस्कार दोस्तों, आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा न केवल देसी धान्य बीज और उत्पादन व्यवस्था बल्कि पारंपरिक उत्सवों और त्योहारों में उपयोग में लाए जाने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म उपकरणों पर चतुराई से नियंत्रण किया जा रहा है। ऐसे में प्राचीन सामाजिक और आर्थिक ताना बाना व्यर्थ होने की दिशा में कमोबेश प्रतिदिन बढ़ रहा है। विराम। इसका असर सामाजिक बनावट और उसमें मौजूद आपसी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में उग्र उत्तेजक और असहज व्यापार पद्धति के पारंपरिक उद्योगों को मारकर कदाचित अधोगति की दिशा में 2 कदम और आगे बढ़ रही है। हमारे सभी त्योहार भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक उल्लास के प्रतीक तो हैं ही, इनका अर्थव्यवस्था से भी गहरा संबंध है। दीपावली पर खरीफ की फसल पककर तैयार होती है तो होली पर रबी की फसल की कटाई शुरू हो जाती है। किसान यह सोचकर दोनों त्योहारों को दोगुने उल्लास के साथ मनाता है कि कई महीनों तक कड़ी मेहनत से तैयार फसल से उसे आर्थिक लाभ मिलेगा, जिसका वह त्योहार पर भरपूर उपयोग कर पाएगा। इस लाभ के लिए वह फसल को बाजार तक पहुंचाता है। इन कृषि उत्पादों से उद्योग चलते हैं। अन्नदाता की इस प्रवृत्ति का असर अर्थव्यवस्था के बाकी क्षेत्रों पर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। वास्तव में हमारे ऋषि महर्षियों ने सभी त्योहारों को सहजता के साथ लोक जीवन से जोड़ा था। भारतीय परंपरा के आधार कृषि और कृषि हैं। ऋषि शास्त्रीय तथ्यों से कृषि को जोड़कर उत्सवों की अर्थमूलक महत्ता स्थापित करते हैं। उत्पादों के लिए बाजार तैयार करना इसी परंपरा का अहम हिस्सा है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को उनकी मेहनत का प्रतिफल देना और व्यापार चक्र को गति देना है। उदाहरण के तौर पर त्योहार के अवसर पर देव पूजन के लिए रोली, चावल, मोली, पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, जायफल, इत्र, पंच मेवा, धूप, दीप, गंध, हवन सामग्री, घृत आदि की आवश्यकता रहती है। देश के किसी एक प्रदेश से इन सभी का उत्पादन नहीं होता है। देशव्यापी स्तर पर इनकी पूर्ति व्यापार के माध्यम से होती है। आश्चर्य की बात है कि प्राचीन काल से ही यह व्यापार अंतरराज्यीय होने के साथ साथ अंतर्देशीय भी है। समूचे उत्तर भारत में सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, जायफल आदि की आपूर्ति दक्षिण भारत से होती है। पंचमेवा कश्मीर और अफगानिस्तान से पूरे देश में पहुंचता है। पान की आपूर्ति बुंदेलखंड के महोबा से लेकर कोलकाता और श्रीलंका तक से होती है। यानी आज जिसे उदारीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है वह भारत के लिए नई चीज नहीं है। यह जरूर है कि इसका प्राण उपभोक्तावाद न होकर वसुधैव कुटुंबकम था। उदारीकरण और वैश्वीकरण के नए दौर में यह बदलाव जरूर हुआ है कि त्योहारों की क्षेत्रीय सीमाएं लगभग खत्म कर दी हैं। वर्तमान में दुर्गा पूजा केवल पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा तक सीमित नहीं है, बल्कि समूचे देश में बड़े धूमधाम से की जाती है। गणेश चतुर्थी का इंतजार केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या
हैदराबाद के लोग ही नहीं करते, बल्कि पूरे देश और विदेश में बप्पा का बड़े धूमधाम से आगमन और स्वागत किया जाता है। अर्थव्यवस्था के बदले क्लेवर ने जनमानस के खर्च व्यवहार को भी बदला है। पहले जहां बचत करके फिर आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं को खरीदा जाता था, वहीं आज क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के माध्यम से खरीदारी की जा रही है। हालांकि बाजार की इस चकाचौंध के बीच लघु और कुटीर उद्योग की उपेक्षा का पहलू भी हमारे सामने है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने वाले स्थानीय उद्योगों का दम घुट रहा है। घर के भीतर रसमयी रसोई का स्वरूप बदल रहा है। अखबारों और चैनलों से प्रसारित विज्ञापन संस्कृति का असर जनमानस पर तेजी से बढ़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा न केवल देसी धान्य, बीज और उत्पादन व्यवस्था, बल्कि पारंपरिक उत्सवों और त्योहारों में उपयोग में लिए जाने वाले सूक्ष्म उपकरणों पर चतुराई से नियंत्रण किया जा रहा है। ऐसे में हमारा प्राचीन सामाजिक और आर्थिक ताना बाना व्यर्थ होने की दिशा में कमोबेश प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका असर सीधा हमारी सामाजिक बनावट और उसमें मौजूद आपसी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में उग्र, उत्तेजक और असहज व्यापार पद्धति हमारे पारंपरिक उद्योगों को मारकर कदाचित अधोगति की दिशा में 2 कदम और आगे बढ़ रही है। यथार्थ से दूर अपनी बुद्धि के ख्वाबगाह में सुरक्षित बैठे अर्थशास्त्री इस सारी स्थिति को युक्ति संगत घोषित कर रहे हैं, जिससे समाज में अंधी उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। इससे देश का अर्थचित अस्वस्थ हो रहा है। अलबत्ता त्योहारों के साथ बढ़ रहे पर्यटन ने स्थानीय उद्योगों के लिए नई उम्मीद जगाई है। हाल ही में आयोजित मैसूर का 409 साल पुराना दशहरा मेला इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसे देखने 1 लाख से ज़्यादा पर्यटक पहुँचे। इसके साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए कुंभ सबसे बड़े कौतूहल का विषय है। पिछले साल प्रयागराज में हुए कुंभ से भारतीय पर्यटन, खासकर उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग को अप्रत्याशित लाभ हुआ। हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में लगने वाले कुंभ से सरकार को तो आय होती है, लेकिन स्थानीय उद्योगों और लोगों को भी रोजगार मिलता है। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, बंगाल का दुर्गा पूजन, मथुरा की होली, जयपुर की तीज और गणगौर, गुजरात का गरबा और महाराष्ट्र में गणपति पूजन इसी कड़ी का हिस्सा है। अर्थव्यवस्था का आज इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे हमारा कोई भी त्योहार अछूता नहीं है। त्योहार बाजार के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच सहयोग और द्वंद्व दोनों रिश्ते साथ साथ चल रहे हैं। भारतीय संत परंपरा ने उस दौर में समाज और संस्कृति को संवेदना, सौहार्द और आस्था जैसे मानवीय सरोकारों से जोड़ा, जब बाकी दुनिया मध्यकालीन अंधेरे में डूबी थी। इन संतों में रैदास का नाम कई कारणों से विशिष्ट है। कबीर की तरह रैदास भी जातीय, धार्मिक और सामाजिक ढांचे पर न सिर्फ सवाल खड़े करते हैं, बल्कि वे प्रेम और समन्वय की बात कहकर सामाजिक सद्भाव के लिए बड़ी पहल भी करते हैं। रैदास को श्रद्धा के साथ लोग संत रविदास के रूप में भी याद करते हैं। रैदास का पुश्तैनी पेशा जूते बनाने का था।
यह पेशा और इससे जुड़ी जाति सामाजिक तौर पर कभी भी सम्मानित नहीं मानी गई। समाप्त।